हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एचआर प्लानिंग। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों करते हैं, कौन करते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या मतलब है एचआर प्लानिंग का। तो मैं शुरू करती हूँ किसी एक एग्जाम्पल से आपके लिए। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कॉस्को की बॉल्स बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें अचानक से एक ऑर्डर मिला है दैट वी हैव टू प्रोड्यूस 1000 बॉल्स पर डे। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 1000 बॉल्स मुझे पर डे बनानी है तो कितने लोग मुझे चाहिए, किस किस स्किल सेट वाले लोग, उनको क्या क्या आना चाहिए और कितने टाइम में वो लोग क्या किस तरीके से प्रोसेस करके वो 1000 बॉल पर डे का टारगेट मेरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। सो ये मुझे प्लान शुरू में करना पड़ेगा। सपोज 10 लोग जो है वो एक एक बंदा 10 बॉल बनाता है एक दिन में, या एक बंदा 100 बॉल बनाता है एक दिन में। तो इसका मतलब मुझे 10 लोग रखने होंगे 1000 बॉल बनाने के लिए, जिन जो बॉल बनाने में परफेक्ट हो, क्या कलर होंगे, क्या साइज होगा बॉल का, कितनी देर एक बॉल को बनाने। तो ये सब कुछ हमें शुरू में प्लान करना पड़ता है। सो एचआर प्लानिंग मतलब लोगों की प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड what number of people is required in the organization. So यहाँ पे मैंने definition आपको यहाँ पर लिख के बताई है। इसमें definition में यहाँ हमने लिखा है process by which an organization ensures that it has right number and kind of people at the right place and at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that help the organization achieve its overall objectives. देखो, एचआर, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था एचआर का, अगर आप लोगों को अभी याद नहीं आ रहा है क्या इंट्रोडक्शन था, क्या ऑब्जेक्टिव से, तो एक बार मेरा फर्स्ट वीडियो जो एचआर इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस का, उसको जाके देख लेना। मैं लिंक यहाँ पर वापस जो है वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एचआर का है राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट प्लेस। सही मात्रा में जितने लोग हमें चाहिए वो सही जगह पे, जो जिस काम में परफेक्ट है उसे उसी जगह पे होना है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। सो राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट प्लेस हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो यही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अपना सबसे पहले रोल प्ले करेगा। राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, सो दैट आपके जितने भी टास्क हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो सके। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि एचआरपी को और कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो हाँ, अगेन हम इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, within the organization and out of the organization. So making provision for movement of people, anticipating the movement of people, हमें पहले से ही सोचना है कि कितने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना होगा इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिक्रूटमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, जैसे अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, आई नीड मोर पीपल, सो रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के प्लेस तो नहीं चेंज करने पड़ेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब रोटेशन पे तो नहीं भेजना पड़ेंगे। एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफर तो नहीं होने वाला, सेपरेशन तो नहीं है, किसी का रिटायरमेंट तो नहीं होने वाला, या कोई रिजाइन तो नहीं करने वाला। तो ये सारी चीजों का जो प्रोसेस है एंटिसिपेट करने का, ये एचआर प्लानिंग कहलाता है। एंड ऑफ कोर्स इसका क्या पर्पस है, क्यों करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करती है डिप्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज में as effectively as possible where and when they are needed। जहां जरूरत है लोगों की वहां पर ही लोग, हमें राइट टाइप ऑफ पीपल, हमें मैनेजर को रखने में ये एचआर प्लानिंग हेल्प करती है। सो अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पर्सनल विद नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड, right kind of people, right people
ठीक है। तो जब हम एचआर प्लानिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करने में किस किस तरह के लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए, उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस भी एचआर प्लानिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम बताते हैं ना जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगी जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, अगर कोई ओल्ड एज एम्प्लॉय है, रिटायर होने वाला है, या कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय, बाई चांस कोई डिसेबिलिटी किसी एम्प्लॉय को हो गई तो और आपको उसे रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो आपको पहले से इसको आपको माइंड में लेकर आप चलना पड़ेगा कि ओके अगर ऐसे ऐसे कोई रिटायर होने वाला है तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट 3 महीने बाद वो रिटायर होगा, तो मुझे आज से सोचना है कि रिटायर होने के बाद इनका काम कौन करेगा, क्या मुझे नया रिक्रूट करना है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ऐसा है जो यहाँ प्रमोट होके आ जाएगा। और अगर कभी लेबर टर्नओवर मेरी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोग काम छोड़कर जा रहे हैं या रिटेंशन रेट कम है, तो मेरे पास मैन पावर शॉर्टेज हो जाती है, तो इसे मुझे कैसे पूरा करना है, मीन्स मुझे रिजर्वायर रखना पड़ेगा, कुछ बैलेंस में ह्यूमन रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे, क्योंकि मुश्किल होता है, तो इसलिए प्लानिंग बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपकी। एंड अगर आप एक्सपेंशन पे जा रहे हो तो लोग आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, अगर आप डाउन साइज कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों को जो है वो हटाना पड़ेगा। एंड अगर कोई फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आपकी जैसी भी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, सरप्लस है या डेफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर सकते हो एचआरपी से। देन अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी आपका प्रेजेंट वर्कफोर्स है उसका कैसा नेचर है, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करती है एचआरपी। लाइक चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब आप एग्जांपल ले लो कोविड का, सबसे बड़ा जो हमें देखने के लिए मिला, एक बहुत रीसेंट एचआर ट्रेंड भी हम देख रहे हैं, हाइब्रिड वर्क मोड। तो हाइब्रिड वर्क मोड या टेली कम्यूटिंग, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। तो जो आपकी प्रेजेंट वर्क फोर्स है क्या चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेबल है? अचानक से कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आ गया, तो क्या सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अडेप्टेबल थे उस चेंज के लिए? अगर नहीं थे तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, किस तरीके के लोग रिक्वायर्ड है? तो जो मेरे प्रेजेंट वर्कफोर्स है वो किस तरीके की है, क्या वो हाइब्रिड मॉड्यूल में काम, अब सोचो एक बिल्डर क्या लेबर काम करती है, तो मैं उसे कहूँ तुम कल से वर्क फ्रॉम होम कर लो, तो क्या वर्क फ्रॉम होम करेगी लेबर? नहीं कर सकती। बट यस, व्हाइट कॉलर जॉब्स में जो मैनेजरियल पोजीशंस है, जो ऐसे लोग हैं जिनका काम कंप्यूटर पे होता है, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो आपकी प्रेजेंट वर्कफोर्स कैसी है और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या वो चेंज हो सकती है, तो ये भी एचआर प्लानिंग का बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमें सबसे पहले देखना है ह्यूमन रिसोर्स जितने भी हमारे पास है वो ऑप्टिमम उनका यूज हो रहा है, ना सरप्लस होना चाहिए, ना डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर में कोई इम्बैलेंस होना चाहिए। मतलब एक डिपार्टमेंट में मैंने ज्यादा लोग दे दिए, कम चाहिए थे बट ज्यादा दे दिया, एक डिपार्टमेंट में कम लोग जो है वो हैं और यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसा नहीं करना। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब ये है ना, हम प्रॉपरली जो है वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू ह्यूमन रिसोर्सेज। सो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको आपको वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी आपकी मैन पावर है। एंड आपको जो भी फोरकास्टिंग करनी है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए मैन पावर की, उतने ही हम देंगे। रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, वेस्ट नहीं करना। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेंडिंग मनी ऑन दैट। आप सैलरी देते हो, आप वर्क्स देते हो, आप फैसिलिटीज देते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च हो रहा है। यू हैव टू कंट्रोल द रिसोर्सेज। ऐसा नहीं करना कि अच्छा कितने भी रख लो देख लेंगे बाद में, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू प्लान वाइजली। एंड देन आपके यहाँ ट्रांसफर प्रमोशन की क्या पॉलिसीज है वो आपको बनानी पड़ेंगी। कितने लोगों का क्या कोई ट्रांसफर होगा, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेज है, 3 साल 4 साल बाद क्या ट्रांसफर होंगे। जैसे बहुत सारे पब्लिक जो सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज, उसमें ट्रांसफर प्रोविजन होता है, हर थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर हो गया। तो क्या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा कि भाई मेरे इतने लोग इतने साल बाद चले जाएंगे, तो इनके अगेंस्ट कौन आएगा, कैसे लोग होंगे, उनका क्या स्किल सेट होगा। या मेरे यहाँ 4 साल बाद
नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन होने के बाद जो नीचे वाली सीट खाली हुई है उस पे कौन आने वाला है, सो यू हैव टू प्लान इट। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर प्लानिंग है उसके सारे ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब मैं यहाँ इस पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ फटाफट। एचआरपी का प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली देखो यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें ये पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम हर सारे ह्यूमन रिसोर्सेज अपर लेवल से लेके डाउन लेवल तक क्यों काम करते हैं, टू मीट दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको पूरा करने के लिए काम करेंगे, ये क्लियर है। अब इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, वी हैव टू फोरकास्ट दी डिमांड। कितने लोग चाहिए पूरा करने के लिए, कितने लोग हमारे पास होंगे, सप्लाई कितने लोगों की है, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई की फोरकास्ट भी करनी पड़ेगी, कितने लोग हैं। सो देखो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स अभी आपसे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग हम पढ़ेंगे, तो यहाँ मैंने आपको इसीलिए इसका एक थोड़ा सा बिगनिंग में आइडिया दे दिया है क्या है डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग हो रही है ह्यूमन रिसोर्स की, सप्लाई फोरकास्टिंग हो रही है ह्यूमन रिसोर्स की। अब हमें क्या करना है, डिमांड फोरकास्ट कर ली, मुझे 100 लोग चाहिए, सप्लाई फोरकास्ट कर ली, मेरे पास तो 80 लोग हैं, तो मतलब गैप है ना, शॉर्टेज है, कितने लोगों की, 20 लोगों की। तो यहाँ पे जैसे ही आपने सप्लाई फोरकास्ट और डिमांड फोरकास्ट करी, आपके पास गैप निकल के आ गया, आपके पास एक्चुअल फिगर्स आ गए, या तो लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे या बैलेंस होंगे, डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, तो विन विन सिचुएशन है, बहुत ही बढ़िया, जितने चाहिए उतने। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फोरकास्टिंग से क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। तो जब हमने फोरकास्टिंग कर ली उसके बाद एचआर प्रोग्रामिंग, हम अपना इसको एचआर प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना है, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और इस एचआर प्रोग्रामिंग में जो भी आपका गैप निकल के आते हैं या एक्सेस निकल के आती है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस को, एचआरपी को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको कंट्रोल और इवेलुएट करते रहेंगे, ठीक चल रहा है सब या नहीं। प्लानिंग का मतलब ये नहीं मैंने प्लान कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, आप देखी जाएगी कुछ भी होगा, नहीं बाबा, थोड़े थोड़े टाइम बाद देखना है क्या हो रहा है, सही चल रहा है, नहीं सही चल रहा है, तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, फटाफट एक्शन लो और आगे चलो। तो आप देखो जो मैं बता रही थी डिमांड फोरकास्ट, सप्लाई फोरकास्ट, इसमें कंट्रोल इवैल्यूएशन में करना क्या होता है, कंट्रोल और इवैल्यूएशन में दो चीजें आपको समझ में आएंगी फोरकास्टिंग के बाद प्रोग्रामिंग में, कि मेरे पास ना सरप्लस है लोगों का, ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोगों में मैं क्या करूंगी, अब और रिक्रूट करना बंद कर दूंगी, ले ऑफ कर दूंगी, कुछ लोगों को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी दे दूंगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाल दूंगी कि अगर कोई वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना चाहता है, यू आर वेलकम, वेरी गुड, आप रिटायरमेंट ले लो, हमारे पास ज्यादा लोग हैं भाई। रिड्यूस्ड आवर्स, वर्किंग आवर्स थोड़ी कम कर दूंगी, 8 आवर्स 9 आवर्स की शिफ्ट को 6 आवर्स 7 आवर्स में कन्वर्ट कर दूंगी, सो दैट आपका जो एक्सेस ऑफ लेबर है वो थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाए। अगर सेकंड क्या हो सकता है कि मेरे पास शॉर्टेज है भाई, तो शॉर्टेज का सिंपल सॉल्यूशन है, शॉर्टेज है तो हम तो भाई रिक्रूट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हुए। तो चलिए अब डिमांड फोरकास्टिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। डिमांड फोरकास्ट है क्या, एस्टिमेटिंग फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें एस्टिमेट करना है कितने लोग, कैसे लोग, कब चाहिए, ओके। सो अब इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो फोरकास्टिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं जो फोरकास्टिंग को इफेक्ट करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, ये बाहर से अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे मार्केट में हमारा कंपटीशन कितना, ठीक है, कौन से लॉज और रेगुलेशंस हैं जो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक क्लाइमेट हमारा कैसा है, क्या हमारी इंडस्ट्री के में जिसमें हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमिकली जो हमारी कंट्री है जिसमें हम है वो कैसा, वहाँ जीडीपी कैसा चल रहा है, वहाँ पे लोगों का इनकम कैसा है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है या सोशल फैक्टर्स चेंज में कोई जो इफेक्ट डाल रहे हैं, भाई मैं सोशल फैक्टर इफेक्ट मतलब मैं ना अल्कोहल प्रोड्यूस करती हूँ, तो अब देखो लेट्स टेक द केस ऑफ बिहार, लेट्स टेक द केस ऑफ गुजरात, लिकर बैन कर दिया, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे तो फर्क पड़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, तो ऐसे सोशल फैक्टर,
ठीक है क्या है। अब जैसे अचानक से चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की बात करें या चेंजेस इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, पेंडेमिक आते ही एकदम से ना सैनिटाइजर मास्क की डिमांड बढ़ गई, तो जो लोग मास्क और सैनिटाइजर बनाते थे उनके यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, एकदम से उन्होंने प्लानिंग देखी कि हमारे यहाँ तो शॉर्टेज ऑफ पीपल है, हायरिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ही रेस्टोरेंट बिजनेस, वहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो डिमांड कम हो गई एकदम, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों ने बाहर का खाना अवॉइड कर दिया, तो एक्सेस ऑफ पीपल क्या करें, लोग खाली बैठे, तो डाउन साइज। सो एक्सटर्नल, ये आपको सब देखना पड़ेगा। अब इंटरनल फैक्टर्स पे आओ। इंटरनल फैक्टर्स, भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बजट कितना है, कितने लोगों को सैलरी दे सकते हैं, उतने ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रख सकते। प्रोडक्शन लेवल कितना है, क्या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, 24/7 की शिफ्ट चलती है, ठीक है, या क्या कम प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में डिमांड ज्यादा तो ज्यादा बनेगा, कम डिमांड है तो कम बनेगा, अकॉर्डिंगली लोग रखने पड़ेंगे। क्या कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस हम लॉन्च करने वाले हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है या टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कितना हायरार्की क्या क्या है, कितने लोग रखने पड़ते हैं, और एम्प्लॉय सेपरेशन, क्या रिटेंशन रेट कितना है, एट्रीशन रेट कितना है, लोग कैसे सेपरेट होते हैं, रिजाइन करते हैं, रिटायर होते हैं या क्या, या ट्रांसफर हो जाते हैं, तो क्या, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। आपको डिमांड फोरकास्टिंग में ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स, अब ये तो हो गया, ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हैं, भाई ये फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, बट डिमांड फोरकास्टिंग की कैसे जाएगी, कोई तो तरीका होता होगा, तो हाँ जी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो पहला तरीका है यहाँ पे मैनेजरियल जजमेंट। अब मैनेजरियल जजमेंट की बात क्या है कि मैं मैनेजर हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, और मैंने जो है अपने बाकी जो मैनेजर्स हैं ऑपरेशनल लेवल पे जो सारे काम करते हैं उनके साथ डिस्कस किया कि भाई देख लो ये हमारा टारगेट है, ये हमारे लोग हैं, अब इसके हिसाब से बताओ कि कितने लोग और चाहिए होंगे, या ये एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो क्या हुआ, हम लोगों ने मैनेजर्स ने आपस में डिस्कस किया कि इतना इनफ्लो होना चाहिए और इतना आउटफ्लो होगा, और अकॉर्डिंगली हमने जो है अपनी, हमें कितनी लेबर चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए अपने आप डिसाइड किया, और अगर कम है तो रिक्रूट कर लिए, ज्यादा है तो ले ऑफ कर दिए। तो हम सारे मैनेजर्स ने मिलके अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली कर लिया। तो कोई ना इसमें फॉर्मूला रूल वूल अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लास्ट वाला मेथड पहले पढ़ाती हूँ, डेल्फी टेक्निक, क्योंकि इन दोनों में ना मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाने वाली हूँ, तो अभी 2 मिनट थोड़ा सा वेट करो। तो डेल्फी टेक्निक, अब देखो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे तो मैनेजर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस कर लिया और डिसाइड कर लिया। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, आप ना एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है, उसको इन्वॉल्व करते हो, और उनसे पूछते हो कि हमारा ना ये टारगेट है, हम इस इंडस्ट्री में हैं और इस साल जो है हम इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप बताओ हमारी इंडस्ट्री में कितने लोग चाहिए होंगे हमें। तो जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं ना इंडस्ट्री को पूरा वो ओवरव्यू करते हैं, पूरा सब कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, वो देख के बताते हैं कि अच्छा जी आपकी इंडस्ट्री में ना इतने लोग चाहिए होंगे, इतने आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो कि आपके पास सप्लाई कितनी है, और फिर डिसाइड कर लो कि आपको रिक्रूट करना है या फिर आपके बैलेंस्ड है या आपको जो है वो हटाने। तो डेल्फी में हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। अब आ गया बेटा थर्ड मेथड, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट रेशियोज को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स को हम वॉल्यूम ऑफ सेल्स के साथ इनका रेशियो डिस्कस करेंगे, और जो है फ्यूचर रेशियोज को फोरकास्ट कर लेंगे। अब कैसे करते हैं, देखो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट डेटा। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने 1920 का एक डेटा लिया, इसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ या टोटल आउटपुट को रेशियो ऑफ सेल्स वॉल्यूम के साथ जो है वो निकाला है, मतलब सेल्स पर्सन कितने सेल्स वॉल्यूम के साथ जो है आप क्या रेशियो निकाल रहे हो, या टोटल आपका आउटपुट कितना और कितने लोगों ने बनाया, इस बेस पे हमने रेशियो कैलकुलेट किए। तो लेट्स सपोज प्रोडक्शन जो है 2019 में 50,000 यूनिट्स था, और 2019 में हमारे पास 50 वर्कर्स थे, तो 50 वर्कर्स ने 50,000 यूनिट्स बनाई। अब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो इसका मतलब एक वर्कर ने कितनी यूनिट बना दी बेटा, 1000 यूनिट, 1:1000 का आपका रेशियो निकल के आ गया। 50:50,000 के हिसाब से क्या रेशियो आया, 1:1000। ओके, तो यानी मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि एक वर्कर ऑलमोस्ट 1000 यूनिट्स बना रहा है।
अब इन्हीं वर्कर्स के ऊपर मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स चाहिए थे, तो वो 2019 में हमारे पास ना 5 थे, राइट। तो 5 लोग थे हमारे पास। अब 5 लोग कितने वर्कर्स को देख रहे थे? 50 वर्कर्स को। यानी क्या रेशो निकल के आ गया पर वर्कर? 1:10, मतलब 1 सुपरवाइजर 10 वर्कर्स को सुपरवाइज कर सकता है। अब लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर में आपका प्रोडक्शन टारगेट बढ़ गया, सो इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 60,000। 10,000 यूनिट जो है अब आपको ज्यादा बनानी है। तो पास्ट रेशो के हिसाब से क्या रेशो था? 1:1000 का। तो 60,000 को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए हमें? 60,000 अपॉन 1000, 60 वर्कर्स चाहिए। और सुपरवाइजर्स का क्या रेशो था? 1:10। तो सुपरवाइजर कितने चाहिए? 60/10, 6। तो सिंपल रेशो ट्रेंड एनालिसिस में बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा हम रेशो कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर जो है उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये रेशो ट्रेंड है। डिमांड आपने फोरकास्ट कर ली। फोर्थ मेथड है आपका वर्क स्टडी मेथड। इसमें क्या करते हैं बच्चे? इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड मोशन स्टडी। पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो चलो मैं एक वीडियो बना के डालूंगी इस पे भी। सो ये क्या होता है? टाइम एंड मोशन स्टडी जो है वो एनालाइज और मेजर करने में काम आती है कि कितना काम जो है वो किया गया है, कितने टाइम में, उसमें कितने मोशन, कौन कौन से मोशन रिक्वायर्ड थे, नेसेसरी मोशन, अननेसेसरी मोशन, ऐसे ऐसे करके। तो कि स्टैंडर्ड टाइम हम निकालते हैं कि एक्चुअली इस काम को करने में हमें इतना टाइम लगना चाहिए, राइट। तो अब क्या करना है कि हमें लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर का जो है वो प्लान आउटपुट हमें पता है कि हमें ना 50,000 यूनिट्स बनानी है, ओके। सो और एक यूनिट को बनाने में टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से हमें पता है कि 2 घंटे लगते हैं। हमें ये पता है कि एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। अब कोई स्लो वर्कर है तो वो सुबह शाम तक भी तो एक ही लगाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स मतलब एक नॉर्मल वर्कर, फास्ट वर्कर हो सकता है 1 घंटे में बना ले, स्लो वर्कर 4 घंटे में बनाए, लेकिन नॉर्मल वर्कर जो स्टैंडर्ड मोशंस यूज करके वो यूनिट बना रहा है तो 2 आवर्स में बना रहा है, ठीक है। तो हम 2 आवर्स लेंगे। तो 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 50,000 इंटू 2 इतने आवर्स चाहिए, 1 लाख आवर्स जो है हमें चाहिए। अब हमने ये देखा कि 1 लाख घंटे अगर हो तो हम 50,000 यूनिट बना लेंगे, लेकिन हमारा एक वर्कर 1 साल में कितने घंटे प्रोडक्टिव? अब जैसे 8 घंटे काम करने आया तो 8 घंटे काम तो नहीं करता, बीच में खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, वॉशरूम भी जाएगा, किसी मीटिंग में भी जाएगा। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने होते हैं एक वर्कर के 1 साल में, ठीक है। तो वो हम निकाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई 2000 आवर्स जो है वो हर वर्कर डेडिकेटेडली यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 1 लाख यूनिट बनाने, 1 लाख आवर्स जो है वो कितने वर्कर्स चाहिए होंगे 1 लाख आवर्स के लिए? एक वर्कर 2000 घंटे दे रहा है तो 1 लाख घंटे कितने वर्कर्स दे पाएंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2000, 50 वर्कर्स आपने निकाल दिए। अब 50 वर्कर्स, अब आपको ये भी पता है एक सुपरवाइजर 10 वर्कर्स को भाई कंट्रोल कर सकता है, तो 50 वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए कितने सुपरवाइजर चाहिए? 5, 50/10, राइट। तो ये जो वर्क स्टडी मेथड है ना बेटा, इसमें ये मेथड तो बहुत अच्छा है, बट कई बार ना क्या होता है कि अगर मैनुअल जॉब है ना, आपकी हाथ से काम करना है, आपको असेंबली वर्क कर रहे हो, मैं शर्ट के बटन यूं कर रही हूँ या कॉलर फिक्स कर रही हूँ शर्ट में, या कफ लगा रही हूँ, ठीक है, या उनके बटन्स के काज स्टिच कर रही हूँ। सो उस तरह के जो भी काम है उसमें तो ये मेथड एक एप्रोप्रिएट मेथड है जिसमें हम जो है मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतने घंटे में ये काम हो जाता है। बट यू नो बेटा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, दोज आर रिलेटेड टू योर ब्रेन, यू नीड टाइम टू थिंक, टू क्रिएट समथिंग। सो आप ये नहीं कह सकते भाई 2 घंटे में ये क्रिएट हो जाना चाहिए, अरे नहीं हो रहा, I need more time to create it, maybe 6 hours, 7 hours। तो जितने भी क्रिएटिव वर्क है या जो ब्रेन जॉब्स होते हैं उसमें वर्क स्टडी मेथड इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं होता, राइट। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड से। अब मैं आ रही हूँ सप्लाई फोरकास्ट पे। सप्लाई फोरकास्ट मतलब मुझे ये बताना है, डिमांड फोरकास्ट में हम बता रहे थे इतने लोग चाहिए, सप्लाई फोरकास्ट में हम ये बताएंगे इतने लोग अवेलेबल हैं, मेरे पास हैं इतने, राइट। तभी तो गैप निकालेंगे, चाहिए इतने, हैं इतने, तो गैप क्या है?
ठीक है, तो जब सप्लाई एनालिसिस हम करते हैं तो कैसे, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई मतलब कोई प्रमोशन होके, ट्रांसफर होके, ठीक है, जॉब रोटेशन होके क्या कितने सोर्सेज अवेलेबल है। सपोज कोई जा भी रहा है तो क्या इंटरनली मेरे पास कोई सोर्स है कि उसकी जगह ये आ जाएगा। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई मेरे कितने हैं, मतलब मैं बाहर से रिक्रूट सिलेक्शन करके किसी को ला सकती हूँ, या किसी को और भी बहुत सारे आजकल पोचिंग चल रहा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो उनके काम के की एम्प्लॉयज है उनको ले आए। सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई कितने, तो हम जब सप्लाई फोरकास्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे पास अवेलेबल मैन पावर इंटरनली और एक्सटर्नली इतनी, ये टारगेट है, ये डिमांड फोरकास्टिंग है। तो सप्लाई के हिसाब से भाई देख लो, सप्लाई एनालिसिस में आपको क्या कर देखना होता है, एग्जिस्टिंग कितने, इंटरनली कौन कौन आ जाएगा, और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई कौन से हैं। आप कैसे, आप थर्ड पार्टी से रिक्रूटमेंट करवाओगे, या आपके एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, या क्या है, ठीक है। तो ये सप्लाई फोरकास्ट है। तो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में अब जब आप देखते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन जो है आजकल HRIS पे काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। HRIS में क्या होता है बेटा, हर एम्प्लॉय का पूरा डेटा मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसकी जनरल डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होते हैं, और उसके अचीवमेंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, मतलब उसने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की हैं, कितनी बार एब्सेंट रहता है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ, क्या परफॉर्मेंस है, कितने प्रमोशंस, कितने अचीवमेंट्स मिले। तो दैट मीन्स अगर मुझे कभी कोई मेरा एम्प्लॉय अचानक से चला गया तो मैं इस डेटा में से देख के चेक कर लूंगी कि सबसे ज्यादा सूटेबल एम्प्लॉय मेरे पास कोई है, किसी को इतने कोई जिसकी जो है सारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैच करते हो तो मैं उससे ले आऊंगी। तो HRIS इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सप्लाई एनालिसिस में इसे मेंटेन करके यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरनल सप्लाई में ऑफ कोर्स जो है कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टर्नओवर रेट कितना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग जो है वो चले जाते हैं, कितने। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ सेपरेशन इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। तो टर्नओवर रेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बताओगे इंटरनल सप्लाई के लिए टर्नओवर रेट आपको पता होना चाहिए। एब्सेंटीज्म, कितने लोग एब्सेंट रहते हैं ऑन एन एवरेज ऑर्गेनाइजेशन में, अनऑथराइज एब्सेंस, तो इसका भी फॉर्मूला है, कितनी टोटल एब्सेंट है डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू 100। तो आप बताओगे कि भाई 50% एब्सेंटीज में मतलब यू कैन नॉट रिलाई कि अच्छा 4 लोगों को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये 4 तो है, अरे ये 4 एब्सेंट हो गए ठीक है। तो एब्सेंटीज आपको पता होना चाहिए। देन प्रोडक्टिविटी लेवल, आउटपुट बाय इनपुट कितना है, चेंज इन प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट करती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए होंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, मतलब आप कैसे प्रोडक्टिविटी लेवल, लाइक मेरा एम्प्लॉय कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, ऑटोमेटिकली उतना ही प्रोडक्टिविटी लेवल उसका बढ़ जाएगा, कम लोग ज्यादा काम करके देंगे। और प्रोडक्टिविटी लेवल डाउन आने का मतलब है कि ज्यादा लोग कम काम करके दे रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपके पास कैसे वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि 4 लोग है ना, ये 4 लोग कर लेंगे, अरे 4 लोग ढीले हैं, काम ही नहीं करते, तो नहीं करेंगे, आपको 4 की जगह 8 चाहिए होंगे। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो आपका जो मूवमेंट है अमंग दी जॉब्स, वो कैसे है, क्या आप जॉब रोटेशन करते हो, क्या आप डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स करते हो, क्या आपके सिस्टर कंसर्न्स में ट्रांसफर्स होते हैं, तो कैसे प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल सप्लाई का यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये यूजुअली सब जगह होता है। आपके यहाँ एक 2000 एप्लीकेशंस आई एक ऐड देने के बाद, जिसमें से आपको लगा 200 बहुत बढ़िया है, ठीक है। आउट ऑफ ये 200 आपने शॉर्टलिस्ट जो किए थे, इनमें से सिर्फ 40 लोग इंटरव्यू देने आए, तो 1:5 का रेशो आ गया। 40 में से आपने 30 को जॉब ऑफर करी, लेकिन उनमें से बस 20 ने एक्सेप्ट करी। Oh my God! So out of 2000 application, only 20 accepted the job. So 3:2. तो ओवरऑल yield रेशो क्या होगा, 2000 एप्लीकेशन 20 एक्सेप्टेड दी जॉब, 100:1 की रेशो। सो ये एक्चुअली होता है एक्सटर्नल सप्लाई में। सो इंटरनल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल में आप एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट कर रहे हो, बट उसमें आप रेशो देख लो, हायरिंग प्रोसेस में ऐसे रेशोज होते हैं, लाखों में एप्लीकेशन आती है, पोस्ट 4 होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट आपने कर ली, करने के बाद प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है पहले क्या करना है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना है, और जो भी अगर कोई वैकेंसीज है उसमें वहां पे राइट पर्सन को जो है राइट टाइम पे उसे
बिठाना है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं पे भी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो शॉर्टेज है तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रिक्रूट करेंगे, इंसेंटिव्स कर देंगे उनको, आप जो है रिटायर्ड लोगों को फिर से रीहायर करने लगेंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयज को कहेंगे ओवर टाइम करो भाई तुम्हें पैसे देंगे, टेम्परेरी लोग रख लेंगे कुछ टाइम के लिए, नई टेक्नोलॉजी रखेंगे ताकि लोगों का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। अगर सरप्लस हो गया शॉर्टेज की जगह, तो जो लोग जा रहे हैं भैया तुम जाओ, किसी नए को नहीं रखेंगे, ठीक है। अर्ली रिटायरमेंट के लिए वीआरएस मैंने बताया था आपको, आप इंसेंटिव देने लग जाओगे, ट्रांसफर एक्सेस एम्प्लॉयज को कहीं और ट्रांसफर कर दोगे, ले ऑफ पे भी भेज देते हैं, रिड्यूस वर्क आवर्स कर देते हैं, हायरिंग बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, कोई नया नहीं रखा जाएगा। तो एचआर प्रोग्रामिंग में आप क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो किसको, डिमांड और सप्लाई को। अब डिमांड और सप्लाई करने के बाद इसी एचआर प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है ना। सो इम्प्लीमेंट करने में आपने क्या किया, ये जो आपने यहाँ पे सारे आपने सोचे थे अपने प्लान, यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग देनी है, रीट्रेनिंग देनी है, रिटेंशन करना है, डाउन साइज करना है, मतलब हटाना है लोगों को, क्या करना है। तो यहाँ जो प्लान किया उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस करना पड़ता है, फॉलो अप्स करने पड़ते हैं। तो जो प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से जो बजट टारगेट स्टैंडर्ड्स है मीट हो रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इम्प्लीमेंटेशन की और कंट्रोल की वो ठीक ठाक चल रही है, और एचआर प्लान की जो मॉनिटरिंग है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो ठीक हो रही है, ठीक से हम जो है वो इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है एचआरपी का। इसमें ना बट बेटा कई बार बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एचआरपी की प्रॉब्लम्स भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार डिमांड और सप्लाई की कैलकुलेशन ना इनएक्यूरेट होती है। हम ह्यूमन है ना, मुझे लग रहा है तो मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है, ये कहीं नहीं जाएगा, अचानक से रिजाइन कर दिया भाई। सो सप्लाई डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई फोरकास्टिंग कई बार इनएक्यूरेट हो जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि एचआरपी को ना लोग कहते हैं भाई इतना प्लान अभी से एचआरपी, डिमांड फोरकास्ट करो, सप्लाई फोरकास्ट करो, ये तो हमारा इतना काम बढ़ जाएगा, हम तो यही करते रहेंगे, ठीक है। तो मैन पावर की और लोग चाहिए करने के लिए। तो कई बार एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ना इसको रेजिस्ट करते हैं कि कौन करेगा इसको, इसमें तो और पूरे एक एचआर डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा जो प्लान करेगा, इससे तो उन लोगों की भी सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ मैन पावर बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस, इट्स अ प्रॉब्लम। एंड कई बार लेबर टर्नओवर या एब्सेंटीज इतना ज्यादा होता है कि आप अनसर्टेनिटी रहती है प्लानिंग में। मैंने सोचा था 20 लोग हैं मेरे पास काम कर लेंगे, अब 20 लोग में से 10 लोग रोज छुट्टी पे, आज ये वाले 10 छुट्टी पे, कल वो वाले 10 छुट्टी पे, तो अल्टीमेटली लोग तो 10 ही रह गए। प्लानिंग किसके हिसाब से करी थी, 20 के हिसाब से, तो टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, आज इसने काम छोड़ दिया, कल उसने छोड़ दिया, आज उसको रखा, कल वो चला गया। सो आप जो आपकी प्लानिंग है वो फेल हो रही है। एंड प्लानिंग करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी होता है, ऑफ कोर्स इट इज। तो बेटा जी, तो ये टोटल मैंने आपको एचआरपी के बारे में बताया। नाउ इट्स माय एक्सपेक्टेशन कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगी मैं। पाठशाला के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट बेटा आते हो चैनल तक तो सब्सक्राइब करके जाया करो ना प्लीज। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।